हेलो गाइस, माय नेम इज़ पीयूष और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट आई एक्चुअली डू एज एन एजेंटिक एआई डेवलपर इन माय कंपनी। ठीक है। सो बेसिकली वो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। पहला चीज़ कि जो लोगों के दिमाग में मिथ है कि जो भी डेवलपर आजकल जेन एआई में काम कर रहा है या फिर एजेंटिक एआई में काम कर रहा है, वो एक्चुअली कर क्या रहा है। सो बेसिकली बहुत से न्यू कमर्स और बहुत से इंटरमीडिएट डेवलपर्स को भी ये डाउट होता है कि जो डेवलपर्स हैं जो कि एआई की फील्ड में काम कर रहे हैं वो एक्चुअली कौन है। क्या वो ही मॉडल्स बना रहे हैं या वो सिर्फ वाइब कोडर्स है, जो आजकल एक टर्म है वाइब कोडिंग, क्या सिर्फ वो वाइब कोडिंग करते हैं या फिर व्हाट दे एक्चुअली डू। ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपको पहले बताऊंगा कि आजकल हम डेवलपर्स को, जो बेसिकली एआई डेवलपर्स हैं, उनको हम किन तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहला है लेयर वन, विच इज कोर एआई इंजीनियर्स। सो कोर एआई इंजीनियर्स क्या है? सो बेसिकली कोर एआई इंजीनियर्स क्या करते हैं? अगर आप बात करो जीपीटी की या आप बात करो क्लाउड की, ठीक है, तो ये किसी ना किसी ने तो बनाया है। ठीक है। अब ये सब है क्या? ये सब क्या है? एलएलएम है। एलएलएम्स क्या होते हैं? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। जैसे एलएलएम्स होते हैं वैसे एसएलएम्स भी होते हैं। एसएलएम्स क्या होते हैं? स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है। अब होता क्या है, सो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस नंबर ऑफ पैरामीटर्स ऑन विच दे आर ट्रेंड, उसका ही होता है। बट ये थोड़ा कॉस्टली होता है, ये कॉस्टली नहीं होता। इसमें अच्छा कंटेक्स्ट आप जनरेट कर सकते हो, इसमें लेस कंटेक्स्ट जनरेट होता है। ठीक है। चलो पर बात करते हैं कि हम बात करते हैं कोर एआई इंजीनियर्स की। अब कोर एआई इंजीनियर्स है क्या? सो आप लोगों ने अगर एमएल्स के फंडामेंटल्स पढ़े होंगे, उसमें आपके होते हैं मशीन लर्निंग के अंदर क्या क्या आता है? रिकर्शन आता है, नॉट रिकर्शन, बेसिकली रिग्रेशन आता है, रिग्रेशन लर्निंग आता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग आता है, आपका सुपरवाइज लर्निंग आता है। सो ये सब जो चीज़ें हैं, ट्रांसफॉर्मर्स, जो ये जीपीटी है, ये जो जीपीटी एक्चुअली है क्या? टी स्टैंड फॉर ट्रांसफॉर्मर ओनली। सो जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, इनको फाइन ट्यून कैसे करा जाता है, इन्फेरेंस ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। सो बेसिकली ये जो आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, तो जीपीटी ने लेट्स से कुछ भी अगर जनरेट किया कि दिस स्काई इज व्हाट, सो व्हाट जो है वो कैसे डिसाइड होगा। तो ये जो आपका ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं या फिर आपके जो एलएलएम्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे जो भी वर्ड आने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वेदर इट्स ब्लू, ब्लैक। सो जिसकी भी प्रोबेबिलिटी हाई होती है वो जो है यहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो आपका जो इमेज जनरेशन चल रहा है वहाँ पे किसी ने तो ओपन एआई या फिर जेमिनाई की सीईओ ने एक चीज़ वहाँ पे बोली थी कि जो हमारा मॉडल्स हैं या फिर जो हमारे जीपीयूज हैं वो बर्न कर रहे हैं, वो मेल्ट कर रहे हैं। क्यों? आई गेस सैम ऑल्टमैन ने बोली थी। सो वो क्यों हो रहा था? क्योंकि दीज एलएलएम्स और दीज जीपीटीज रिक्वायर लॉट्स ऑफ इंफ्रा टू रन। ठीक है। सो इसलिए इनका इंफ्रा ऑप्टिमाइजेशन या इंफ्रा ट्रेनिंग इंफ्रा कैसा दिखेगा, रिसर्च करना है इनके ऊपर, ये सब काम है आपका कोर एआई इंजीनियर्स का। जिसके अंदर आपका क्या क्या आ जाता है? आपका एमएल आ जाता है, आपका डीएल इज डीप लर्निंग आ जाता है, आपका न्यूरो आ जाता है। ठीक है। बहुत सी चीजें आती है इसके अंदर। इसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट नोट्स पे काम करते हो, डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे काम करते हो। तो ये आपका कोर एआई इंजीनियर्स का काम है। ये लोग वो हैं जो कि, अगर आप ऐसे मान के चलो, अगर एक कार है तो कार के अंदर जो अंडर द हुड काम कर रहे हैं ना, अगर एक कार है उस कार के अंदर जो अंडर द हुड काम कर रहे हैं वो हैं आपके कोर एआई इंजीनियर्स। ठीक है। तो जो भी इंजन का काम कर रहे हैं, बेसिकली जो भी जिसने भी इंजन बनाया है, कार कौन चला रहा है वो बात की बात है। अभी जो इंजन है वो इंजन बना कैसे है, कितने पिस्टन है, V8 है, V6 है, V12 है, इनलाइन है, क्या है, वो सारा काम जो है वो आपका कोर एआई इंजीनियर्स हैंडल करते हैं। ठीक है। ठीक है। सो अभी तक हमने बात करी कि हमारे कोर एआई डेवलपर्स कौन है, जो कि अंडर द हुड काम कर रहे हैं, जिन्होंने मॉडल्स बनाए हैं, जो भी एलएलएम्स है, एसएलएम्स है, या जो भी आप देख रहे हो जीपीटी वगैरह, ये जो बना रहे हैं, ठीक है, जो रिसर्च कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अब हम बात करते हैं एजेंटिक एआई डेवलपर्स की। सो एजेंटिक एआई डेवलपर्स कौन है? सो मैं मानता हूँ कि एजेंटिक एआई डेवलपर्स आर सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स, और बेसिकली जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, इनका काम क्या होता है? तो अभी तक हमने क्या किया, जीपीटी किसी ने बना दिया है। ठीक है। जीपीटी किसने बना दिया? मान लो जीपीटी बनाया आपके कोर वालों ने। ठीक है। अब इस जीपीटी को रैप करेंगे एक स्क्रिप्ट में, और ये जो स्क्रिप्ट होगी वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होगी, ये किसी चीज का एक सोल्यूशन होगा। ठीक है। तो ये जो जीपीटी, यानी किसी एलएलएम को मैंने रैप किया एक स्क्रिप्ट में, और उस रैपिंग जो सोल्यूशन बना, वो जो सोल्यूशन है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को टारगेट कर रहा है। ठीक है। तो ये काम होता है आपके एजेंटिक डेवलपर्स का। बट अब आप कहोगे कि आपने तो सिर्फ एक एलएलएम को रैप किया एक पर्टिकुलर पाइथन स्क्रिप्ट या किसी भी XYZ लैंग्वेज के स्क्रिप्ट में, और आप कह रहे हो कि आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट हो। तो कैसे? मैं नहीं कह रहा कि मैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ, बट व्हाट आई मीन बाय सोल्यूशन आर्किटेक्ट हियर इज
जो ये डिजाइन कर रहे हैं कि आपका एजेंटिक वर्कफ्लोज दिखेगा कैसे। सो व्हाट इज द रोल ऑफ एन सोल्यूशन आर्किटेक्ट? सोल्यूशन आर्किटेक्ट करता क्या है बेसिकली? सोल्यूशन आर्किटेक्ट का काम क्या होता है कि उसको नॉलेज है सारे इंफ्रा की, सारे टेक्स की, ठीक है, वो डाइवर्स नॉलेज है उसके पास। अब उसका काम क्या है कि अगर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई, ठीक है, लेट्स से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई जिसमें उसको बोला कि भाई आपको है ना एक चैटबॉट बनाना है, आपको एक चैटबॉट बनाना है जो कि टारगेटेड है ई कॉमर्स का, ठीक है। सो अगर आपने देखा होगा तो आजकल जितने भी अमेजोन है, फ्लिपकार्ट वगैरह में चैटबॉट्स इंटीग्रेटेड है, एआई बेस्ड चैटबॉट, जो कि फर्स्टली केटर करते हैं आपके प्रॉब्लम को। इन केस अगर आप उसको एस्केलेट करते हो टू द ह्यूमन, देन वो ह्यूमन के पास जाता है, अदरवाइज पहले बॉट्स केटर करते हैं आपके प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो मान लो अगर उसके पास रिक्वायरमेंट आई कि आपको एक चैटबॉट बनाना है ई कॉमर्स सिस्टम के लिए, तो अब इससे रिलेटेड जितना भी नॉलेज होगा, जितना भी उसका आर्किटेक्चर डिसीजन मेकिंग होगी, या फिर जितने भी सिस्टम डिजाइन होगा, वो कौन डिजाइन करेगा? वो आपका एजेंटिक एआई डेवलपर्स या फिर सोल्यूशन आर्किटेक्ट, जिनको मैं कह रहा हूँ फॉर एजेंटिक एआई, वो डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो अब ये इतना इजी भी नहीं है कि मैंने सिर्फ एक एलएलएम उठाया, उसको बोला कि उसके एक एपीआई को रैप कर दिया किसी स्क्रिप्ट में और उसको बोल दिया कि भाई ये तुम्हारा सोल्यूशन है। नहीं, एजेंटिक एआई डेवलपर्स का काम सिर्फ डिजाइनिंग एजेंटिक वर्कफ्लोज नहीं है, उनको ये भी डिसाइड करना होता है कि कितना टूल कॉलिंग होगी, वेदर एमसीपी और ए टू ए प्रोटोकॉल्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे। एमसीपी क्या होता है? एमसीपी आपका होता है मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने बना रखा है, बट अगर आपको और जानना है तो इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। बट एमसीपी इज बेसिकली मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। सो इसका काम क्या होता है, लेट्स से अगर आपका एक सिस्टम है, ठीक है, वो सिस्टम के पास कुछ फंक्शंस है, बट वो फंक्शंस लिमिटेड है टू टॉक टू योर सिस्टम और टू टॉक इनसाइड योर सिस्टम, बट यू वांट कि आपका ये जो सिस्टम है ये बात करे किसी एक्सटर्नल सर्विस से, ठीक है, और ये सिस्टम आपका एजेंटिक है, ठीक है। आप चाहते हो कि यह आप बात करें आपकी किसी एक्सटर्नल सर्विस से, सो हाउ डू यू कम्युनिकेट वाया एमसीपी, ठीक है। सो इट्स अ प्रोटोकॉल। इसको आप एग्जांपल, इसका मैंने एक एग्जांपल भी बता रखा है कि इट्स काइंड ऑफ अ टाइप सी पोर्ट, जो कि आपके लैपटॉप में जैसे एक टाइप सी पोर्ट होता है, आप उसमें कुछ भी अटैच कर सकते हो। तो अगर आपका सिस्टम लैपटॉप जो आप है वो आपका सिस्टम मान लो, और आपके जितने भी पेरिफेरी डिवाइसेज है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट एक्सटर्नल सर्विसेज है, तो वाया दैट टाइप सी पोर्ट यू कैन कनेक्ट टू योर सिस्टम डिफरेंट पेरिफेरी डिवाइसेज। सो दैट्स हाउ एमसीपी हेल्प्स एजेंटिक सिस्टम टू कनेक्ट टू द एक्सटर्नल सर्विसेज, ठीक है। बट यहाँ पे अभी बात एमसीपी की नहीं हो रही, हम बात कर रहे थे कि एजेंटिक एआई डेवलपर्स क्या क्या कर रहे हैं। एजेंटिक एआई डेवलपर्स आपका ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि कितना कैसी टूल कॉलिंग होगी, कितने एमसीपी सर्वर्स बनेंगे, आपका मेमोरी आर्किटेक्चर कैसा होगा, ठीक है। जो आपका एजेंटिक्स जो सोल्यूशन होता है ना, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो किसी भी एक डेवलपर को आ सकती है, वो होती है कि जो आपका मॉडल है वो कैसे मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है। सो अगर मानो मेरे एक सिस्टम में 4 एजेंट्स है, ठीक है, एजेंट 1, एजेंट 2, ठीक है, एजेंट 3, एजेंट 4, ठीक है। लेट्स से ये सीक्वेंशियल है कि पहले एजेंट 1 एजेंट 2 को कुछ भेजेगा, एजेंट 2 एजेंट 4 को भेजेगा, या फिर एजेंट 3 को भेजेगा। लेट्स से एजेंट 4 को भेज रहा है, एंड देन एजेंट 4 एजेंट 3 को भेजेगा, एजेंट 3 लास्ट में आपका आंसर या फिर रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, लेट्स से मैंने एजेंट 1 ने एजेंट 2 को भेजा, तो यहाँ पे अगर मान के चलो कि ए ऐड हुआ, तो ए ऐड हो गया। अब एजेंट 2 ने जब एजेंट 4 को भेजा तो अपना कुछ भी ऐड किया, तो ए प्लस बी ऐड हो गया। अब एजेंट 4 ने एजेंट 3 को भेजा, तो 4 ने भी अपना कुछ कंटेक्स्ट ऐड किया, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया। फिर एजेंट 3 ने लास्ट में जब सबको प्रोसेस किया, तो ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया, ठीक है। और ये फिर लास्ट में आंसर में कंटेक्स्ट बनाया। तो यहाँ पे एक एलएलएम कॉल, 2 एलएलएम कॉल, 3 एलएलएम कॉल, 4 एलएलएम कॉल, और देन उसके बाद रिस्पॉन्स, यानी कि 5 एलएलएम कॉल हुई। तो हर एक एलएलएम कॉल के साथ एक्सपोनेंशियली आपका जो कंटेक्स्ट है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो वी हैव टू मैनेज दिस मेमोरी। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम पूरे एक एजेंट का कंटेक्स्ट नेक्स्ट एजेंट को दे दे, फिर उसका कंटेक्स्ट हम नेक्स्ट एजेंट को दे दे। ये सही एक आर्किटेक्चर नहीं है, एक सही वर्कफ्लो नहीं है।
तो इसको कैटर करने के लिए हम बहुत टाइप की मेमोरीज पढ़ते हैं कि हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती है, हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती है, हमारे पास एपिसोडिक मेमोरीज होती है, ठीक है। हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम कैसे वेक्टर्स का यूज ले सकते हैं। इसके अगली जो चीज़ है वो रैग रिट्रीवल पाइपलाइंस और वेक्टर डेटाबेसेस ही है। हम कैसे वेक्टर्स को यूज ले सकते हैं, कैसे सिमेंटिक मेमोरी को हम यूज ले सकते हैं, ठीक है। वो सब जो आपका पार्ट है वो भी आपका मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो जब मैं प्रॉपर मेमोरी आर्किटेक्चर बना दूंगा या मेमोरी मैनेजमेंट बना दूंगा, तो उसके बाद ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी नहीं जाएगा लास्ट में। ये जो भी उसको रेलेवेंट है बस वही चीजें को उनको लेगा। फिर आती बात रैग एंड रिट्रीवल पाइपलाइंस। रैग क्या होता है? रैग आपका, मान के चलो, वैसे तो रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन है इसकी फुल फॉर्म, बट इसको मैं ऐसे समझाता हूँ रैग को। लेट्स से आपका जो एक एलएलएम है, ठीक है, वो एलएलएम अगर आप लेट्स से लेटेस्ट एलएलएम जो भी है, अभी 4.7 आया है ओपस का, ठीक है। तो ओपस 4.7 आया है, उससे आप कुछ आज का जो अभी उसके रिलीज डेट के बाद जो भी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि अभी एक रिसेंटली चीज़ हुई है कि वो ड्रेक ने अपनी आइसमैन एल्बम के बारे में कुछ डेट डाली है, लॉन्च डेट, ठीक है। तो अगर मान लो आप ओपस 4.7 से ये पूछते हो कि ड्रेक की नई एल्बम की डेट क्या है, ठीक है, तो अगर ये इसकी रिलीज डेट लेट्स से, आज डेट हो रही है मैं जब इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ 23 अप्रैल, ठीक है। लेट्स से जो 4.7 का ट्रेनिंग डेटा है वो है लेस देन 23 अप्रैल, ठीक है, लेस देन 23 अप्रैल। तो अब होगा क्या? जब आप इस एल्बम से पूछोगे कि मुझे बताओ भाई कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ड्रेक एल्बम, तो वो नहीं बता पाएगा क्योंकि उसके नॉलेज बेस में ही ये नहीं है। तो अब इस चीज को केटर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो इस प्रॉब्लम के लिए हमने बनाया रैग। रैग क्या कहता है? रैग आपके एलएलएम को पावर देता है टू हैव एक्स्ट्रा नॉलेज बेस। तो उसका जो एलएलएम का नॉलेज बेस है उसको एक्सटेंड कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ, एक्सटेंड कर सकते हो विद एक्सटेंडेड नॉलेज बेस, ठीक है, एक्सटेंडेड नॉलेज बेस। इसको आप एक्सटेंड, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, ऐसी हैंड राइटिंग है, बट आप अगर आप वीडियो को सुन रहे हो तो आपको हैंड राइटिंग समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो जो रैग है वो हेल्पफुल है टू एक्सटेंड द नॉलेज बेस ऑफ द एलएलएम, ठीक है। तो अब उससे होगा क्या? उससे क्या होता है कि आप कैसे रैग को यूज लेते हो, जो उसका आंसर है वेक्टर डेटाबेसेस। सो रैग इज हेल्पफुल टू एक्सटेंड द नॉलेज ऑफ द एलएलएम्स, ठीक है। अब बात आती है मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि एजेंट 1, एजेंट 2, एजेंट 3, एजेंट 4, ये जो है ये आपका, सो व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी एजेंट? बेसिकली अगर एक एजेंट से वर्क फ्लो बनाया है तो आपका सिंगल एजेंट हो गया। मल्टी एजेंट मतलब कि बहुत सारे एजेंट से आपने कुछ वर्क फ्लो बनाया है, ठीक है। अब जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे एजेंट, वो ऐसा भी नहीं कि आपने रैंडमली 5 एजेंट बना दिए, 10 एजेंट बना दिए और आपने एक वर्क फ्लो बना दिया, नहीं। सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंटिक डिजाइन पैटर्न्स, ठीक है। इसकी एक हम अलग वीडियो बनाएंगे, बट मैं आपको एक बेसिक सा डिजाइन पैटर्न समझाता हूँ, ठीक है। एजेंट डिजाइन पैटर्न होते क्या है? सो अगर मान लो आप एक वर्क फ्लो बना रहे हो, अच्छा जब मैं कह रहा हूँ कि हम वर्क फ्लोज बना रहे हैं, सो बेसिकली वर्क फ्लो से मेरा मतलब क्या है? वर्क फ्लो क्या होता है कि देखो, मैं आपको एक बहुत प्यारी सी हायरार्की बताता हूँ जो मैं अपने सेशंस में भी बोलता हूँ। मानो आपका ये है एक एलएलएम, ठीक है, सबसे लोअर लेवल में है आपका एलएलएम, ठीक है। आपने मल्टीपल एलएलएम्स को रोल दिया, तो ये आपका बन गया एजेंट, ठीक है। अभी आपका हो गया एजेंट। जब आपने मल्टीपल एजेंट्स को जोड़ा, ठीक है, और एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो वो आपका बन गया एक वर्क फ्लो, ठीक है। अब ये जो वर्क फ्लो है, ये वर्क फ्लो सिंगल वर्क फ्लो भी हो सकता है या फिर एक सोल्यूशन मल्टीपल वर्क फ्लोज का भी मिला के बन सकता है। तो जब मैं कह रहा हूं कि एजेंटिक डिजाइन पैटर्न या फिर जो मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन है, ये होता कैसे है? तो बेसिकली मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन में या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजेंट डिजाइन पैटर्न है, उसमें होता क्या है? आप ऐसे रैंडमली नहीं बनाते एजेंट्स। आप कैसे बनाते हो एजेंट्स? सो आप क्या करते हो, मैं एक बहुत ही बेसिक सा जो कि हर जगह यूज होने वाला पैटर्न है वो बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास होगा एक प्लानर एजेंट, ठीक है, प्लानर एजेंट। फिर आपके पास होगा एक एग्जीक्यूटर एजेंट। फिर आपके पास होगा एक रिव्यूअर एजेंट, ठीक है। और इन सबको ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए या तो आप ऑर्केस्ट्रेटर बोल लो
मेरे को मैनेजर बोलना अच्छा लगता है, तो एक होगा मैनेजर एजेंट। तो इन सबको ऑर्केस्ट्रेट करने वाला आपको, या तो आप बोल दो ऑर्केस्ट्रेटर या फिर आप बोल दो मैनेजर एजेंट। तो ये जो आपका एक वर्क फ्लो है कि मैनेजर सबको मैनेज कर रहा है, प्लानर प्लानिंग के लिए यूज हो रहा है, एग्जीक्यूटर जो भी आपका टास्क है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, रिव्यूअर आपके सेल्फ रिफ्लेक्शन। एक टर्म होती है एजेंटिक एआई डेवलपमेंट की फील्ड में जिसको हम कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि जब एक एलएलएम दूसरे एलएलएम को रिफ्लेक्ट करे, एलएलएम रिव्यू करे, रिफ्लेक्ट मींस रिव्यू करे कि इसका जो भी रिस्पॉन्स है वो सही है कि नहीं है, तो हम उसे कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन या फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन एजेंट या फिर रिव्यूअर एजेंट। ठीक है। सो ये जो एक एजेंटिक सिस्टम डिजाइन है जिसमें आप प्लानर, एग्जीक्यूटिव, रिव्यूअर और एक मैनेजर बनाते हो, ये आपका एक ग्लोबल सिस्टम एजेंटिक डिजाइन है। ठीक है, एजेंटिक सिस्टम डिजाइन है। तो ये आप कहीं भी यूज ले सकते हो। अब आपको यूज केस कुछ भी हो, आपका यूज केस ई कॉमर्स का हो, आपका यूज केस किसी भी चीज से रिलेटेड हो, आप कुछ प्लानर को उस हिसाब से बना सकते हो, एग्जीक्यूटिव को उस हिसाब से बना सकते हो। ठीक है। तो जैसे ये मैंने आपको एक एजेंटिक डिजाइन पैटर्न बताया, ऐसे बहुत सारे एजेंटिक डिजाइन पैटर्न होते हैं। ठीक है। सिर्फ यही एक एजेंटिक डिजाइन पैटर्न नहीं है, ऐसे बहुत सारे एजेंटिक डिजाइन पैटर्न होते हैं। तो उसमें से कौन सा डिजाइन पैटर्न आपके लिए बेस्ट है, आपकी यूज केस के लिए बेस्ट है, ये सब डिसाइड कौन करता है? ये सब जो डिसाइड कर रहे हैं, ये सब भी एक एजेंटिक एआई डेवलपर का काम है। वो बैठ के सिर्फ वाइब कोड नहीं कर रहा कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई और आपने वहां पे डाल दिया क्लाउड को, या फिर आपने किसी भी कोडिंग असिस्टेंट को बोला कि बस बना के दे दो उसका सोल्यूशन। नहीं, इतना ईजी नहीं होता। इतना ईजी होता तो फिर हर कोई कर लेता ना, बट ये नहीं है। ये एक, ये सबसे बड़ा एक अच्छा एजेंटिक सोल्यूशन तभी हो सकता है जब वो प्रॉपरली डिजाइंड हो। अदरवाइज आप कुछ भी बना सकते हो, एक एलएलएम से आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन क्या वो वर्थ इट है, ये डिसाइड करना एक जरूरी बात है। ठीक है। फिर बात आती है गार्ड रेल्स की। गार्ड रेल्स कौन, गार्ड रेल्स से आपका मतलब क्या है? पहली बात तो मैं बताता हूँ। लेट्स से, क्योंकि देखो एजेंटिक एआई की फील्ड में सबसे मेन हम क्या यूज ले रहे हैं? एलएलएम्स को यूज ले रहे हैं। ठीक है। अब जो एलएलएम्स हैं, एलएलएम्स आउट ऑफ हैंड भी तो जा सकते हैं। लेट्स से आपने एक ऐसा बॉट बनाया जो कि किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करता है, और उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ सेंसिटिव डेटा था। ठीक है। और आपने तो क्या किया, आपने तो आपके वर्कफ्लो में वो सेंसिटिव डेटा पास कर दिया। ठीक है। दिक्कत क्या हुई कि इससे आपकी कंपनी का कंप्लायंस इशू हो गया, क्योंकि आप पास नहीं कर सकते हो सेंसिटिव डेटा एलएलएम्स को, या फिर कोई भी जो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उनको भी आप पास नहीं कर सकते एलएलएम्स को। सो ये कैसे हम अवॉइड करें? या फिर कोई भी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो और क्या क्या हो सकती है? सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में आपका हो सकता है डॉट टीएनवी फाइल जो आपकी होती है, आप किसी भी कोड बेस में, मैं वो पास नहीं करना चाहता एलएलएम को, मेरी कीज या मेरे क्रेडेंशियल नहीं दिखाना चाहता। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए आप क्या बनाते हो? आप बनाते हो गार्ड रेल्स। ठीक है। गार्ड रेल्स का काम यही है, टू गार्ड जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है। अब ये हो सकता है कि ये प्रॉम्प्ट गार्ड रेल्स हो जिसमें आप प्रॉम्प्ट इंजेक्शन वगैरह इन सबको गार्ड कर रहे हो सकता है ये सिक्योरिटी गार्ड रेल्स हो जिसमें आप ये सब पीआईपीस वगैरह जो होते हैं इनको गार्ड कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, बट बेसिकली गार्ड रेल्स डिजाइन करना। ठीक है। इवेल्युएशन फ्रेमवर्क जो ये है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो अभी हमने सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात करी वो इसके अंदर आ सकता है। आपका जो भी आपने एक वर्कफ्लो बनाया उसकी बेंचमार्किंग करना वगैरह वगैरह इस सब के अंदर आ सकता है। ठीक है। लेटेंसी एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। अब सबसे मेन बात, जब भी एलएमस की बात हो रही है, एजेंट्स की बात हो रही है, देखो मैं एक चीज बताता हूँ। अगर आप किसी भी एक रैंडम बंदे से पूछोगे ना जिसको एजेंटिक एआई की नॉलेज नहीं है, या फिर वो सो कॉल्ड वाइब कोडर है आपका, ठीक है, और आप उसको बोलोगे कि भाई मेरे पास एक्स वाई जेड प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन बताओ, वो क्या बोलेगा कि भाई ये तुमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तुम ये दो एजेंट्स यूज लो, इसके अंदर तुम एमसीपी यूज लो, इसके अंदर तुम ए टू ए यूज लो, और तुम्हारा सोल्यूशन बन गया। विच इज राइट, बन सकता है, मैं मना नहीं कर रहा। एजेंट से आप कितने ही, मतलब अगर आप एक एजेंट्स लो या 10 एजेंट लो, उससे कुछ भी सोल्यूशन बना सकते हो, बट क्या ये कॉस्टली है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? तो मैं एक बात हमेशा कहता हूं, ठीक है, गुड एजेंटिक सोल्यूशन, अगर मैं मुझसे कोई पूछे कि गुड एजेंटिक सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, तो मैं कहूंगा कि अ गुड एजेंटिक सोल्यूशन इज नॉट विच इज टोटली अनडिटर्मिनिस्टिक, बट अ गुड एजेंटिक सोल्यूशन इज विच इज हैविंग अ बैलेंस ऑफ डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोचेस। ठीक है। सो व्हाट यू शुड हैव बोथ डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो डिटर्मिनिस्टिक है वो तो आपका होगा जो कि आपको पता है कि वो चीज कैसे कॉल होगी। अगर मैं इसका एग्जांपल देता हूं, मान लो आपको फाइल रीड करनी है, ठीक है,
तो फाइल रीड के लिए आपको एजेंटिक एआई की जरूरत क्यों है? फाइल रीड विथ ओपन करके आप रीड कर सकते हो। एक फंक्शन होता है पाइथन में विथ डॉट ओपन, इसको यूज करो, इससे आपकी फाइल रीड हो जाएगी। आपको इन चीजों के लिए फाइल रीड की जरूरत नहीं है। फिर आपको कोई भी एक ऐसा स्टेप है जो आपको पता है कि ये कांस्टेंट है। सो व्हेन आई से डिटरमिनिस्टिक अप्रोच, आई मीन कि एनीथिंग व्हिच इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसको डिटरमिनिस्टिक अप्रोच से बनाओ, उसको नॉन डिटरमिनिस्टिक करने की जरूरत नहीं है। तो हो सकता है कि अगर आप इन दो एजेंट से कुछ एक ऐसी चीज टारगेट कर रहे हो जो कि फाइल रीड है, आपने एक एजेंट बना रखा है फाइल रीड का, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। वो डिटरमिनिस्टिक अप्रोच रखनी ज्यादा बेटर है, इससे आपकी कॉस्ट बचेगी। नॉन डिटरमिनिस्टिक अप्रोच कौन सी होती है? जो कि जहां पे आपको इंटेलिजेंस चाहिए, जिस भी जगह में आपको इंटेलिजेंस चाहिए वहां पे आपको चाहिए नॉन डिटरमिनिस्टिक अप्रोच। ठीक है, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि गुड एजेंटिक सोल्यूशन वही होता है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, डिटरमिनिस्टिक एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक अप्रोच। मैं 10 एजेंट से कुछ भी करा सकता हूं, लेकिन वो क्या एक अच्छा सोल्यूशन है? नहीं। ठीक है, सो ये भी जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये बात आ गई आपकी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की। यहीं पे आपकी बात आती है लेटेंसी की भी। देखो, अगर आप दो एजेंट यूज करोगे तो एक एलएलएम कॉल कम्स विद द कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑल्सो, कि उसमें कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो एक एलएलएम कॉल को सर्टेन टाइम लगता है टू जनरेट सर्टेन आउटपुट। ठीक है, अब होगा क्या? अभी तो मान लो आपने जनरेट कर लिया, ठीक है, दो एजेंट से। सो अगर आपका दो एजेंट ले रहे हैं 10 सेकेंड, तो तीन एजेंट लेंगे आपके 15 सेकेंड। ठीक है, बट ये चीज कम हो सकती है अगर मैंने कुछ डिटरमिनिस्टिक कर लिया। तो डिटरमिनिस्टिक इज बेसिकली आपका जो भी प्रोसेसिंग का टाइम है बस वही यूज होगा, आपका कुछ भी जनरेशन में टाइम नहीं लग रहा। एलएलएम दोनों काम कर रहे हैं, एलएलएम प्रोसेसिंग प्लस जनरेशन का टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन डिटर्मिनिस्टिक सिर्फ प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग का टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो लेटेंसी वहां पे आपने आपकी बचा ली। ठीक है, तो ये एक अच्छा सोल्यूशन होता है कि जहां पे आप लेटेंसी और कॉस्ट दोनों बचा सको। ठीक है, फिर बात आती है कि डॉकर प्लस डिप्लॉयमेंट। ये बेसिकली कि ये जो आपके एजेंट्स आपने बनाए, जो भी आपके एजेंटिक सोल्यूशन है, इनको आप डिप्लॉय कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे आजकल अगर आप इसे ए टू ए की बात करो, ए टू ए है क्या? ए टू ए है आपका एजेंट टू एजेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, एजेंट टू एजेंट प्रोटोकॉल, इसके बारे में भी हम वीडियो बना सकते हैं एक, लेकिन मैं अभी बहुत शॉर्ट में बताता हूं कि ए टू ए या फिर एजेंट टू एजेंट प्रोटोकॉल का मतलब क्या है। ठीक है, सो होता क्या है ना, अभी हम बना रहे हैं, बहुत सारे एजेंट्स हम बना रहे हैं। ठीक है, अब उन एजेंट्स को मैं चाहता हूं कि मेरा जो एजेंट वन है, ठीक है, एजेंट वन है, वो आपका बात करे एजेंट टू से। ठीक है, अब इसका अगर किसी ने मेरी वीडियो अगर अभी ध्यान से सुनी तो उसका एक सोल्यूशन बोल सकता है कि भैया एक काम कर सकते हैं, हम इनको एमसीपी के थ्रू बात करवा सकते हैं, विच इज ओके, आप करा सकते हो एमसीपी के थ्रू बात। बट क्वेश्चन इज आपका पर्पस क्या है? ठीक है, लेट्स से अगर आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन चाहिए और आपको सिर्फ एक इसका रिस्पॉन्स ए2 को भेजना है या इसका रिस्पॉन्स ए1 को भेजना है, आप करा सकते हो एमसीपी के थ्रू बात। बट गूगल ने रिसेंटली एक नया प्रोटोकॉल बनाया है इसके लिए, विच इज नोन एज ए2ए। तो होगा क्या, अब आपके ए1 को पता है कि आपका ए टू एजेंट करता क्या है। ठीक है, सो ऐसा मान के चलो कि इन सबके पास, हर एक एजेंट के पास खुद का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। ठीक है, जिसमें उसकी फोटो तो नहीं होगी, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ कि उनका खुद का आइडेंटिटी कार्ड होता है, जिसमें उसका एजेंट का नेम, ठीक है, उसका पर्पस, डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह, ऐसे और भी चीजें रहती हैं। तो ए1 जब भी मान लो ए1 को कुछ ए2 का, लेट्स से ए1 है आपका प्लानर एजेंट, ठीक है, और ए2 है आपका फाइल रीड तो नहीं बोलेंगे, हम बोलते हैं डीबी एजेंट है कुछ। ठीक है, ऑल्दो क्रिएटिंग अ डीबी एजेंट इज अगेन नॉट अ गुड सिस्टम डिजाइन प्रैक्टिस, बट अभी के लिए मानते हैं कि एक डीबी एजेंट है। ठीक है, क्योंकि कभी भी आप एलएलएम को आपके डेटाबेस का एक्सेस नहीं देना चाहिए, जहां तक है बचाओ मत दो। बट अगर कुछ रिक्वायरमेंट है ही कि आपको डीबी का एक्सेस देना है, तो ट्राई टू ओनली गिव द रीड एक्सेस, नॉट द राइट एक्सेस, क्योंकि अदरवाइज वो वाले जो इश्यूज होते हैं कि पूरा डेटाबेस डिलीट कर दिया वगैरह वगैरह के चांसेस होते हैं। ठीक है, पर मान के चलो आपने एक डीबी एजेंट बनाया, एक प्लानर एजेंट बनाया, और इसके पास सिर्फ ए2 नहीं है, इसके पास ऐसे ए3 भी है, ए4 भी है। ठीक है, चार एजेंट्स है, तीन एजेंट्स और है मतलब ए1 के अलावा। और ये है आपका कुछ, इसका कुछ काम है XYZ, इसका कुछ काम है ABC। ठीक है, लेकिन A1 को DB को एक्सेस करना है। अब A1
और A1 इन तीनों से आपस में रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक सीक्वेंशियल चेन बन रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। A1 रैंडमली अपना काम कर रहा है और A1 को अब DB का एक्सेस चाहिए। तो हो सकता है कि इस प्लानर एजेंट, जब हम A2A प्रोटोकॉल का यूज करते हैं तो इन सबके पास खुद के एजेंटिक कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो A1 के पास हर एक प्रोटोकॉल, हर एक नॉट प्रोटोकॉल, हर एक एजेंट का एजेंटिक कार्ड है, या फिर एजेंट कार्ड है, या फिर आईडी कार्ड है, जिसमें उसको हर एक एजेंट्स के बारे में पता है कि हर एक एजेंट करता क्या है। तो जब उसको ये पता है कि हर एक एजेंट करता क्या है, तो उसको जैसे ही वो देखेगा कि ओ, सो मुझे चाहिए डेटाबेस का, उसने कार्ड देखा डेटाबेस के लिए A2 बेस्ट है, वो A2 को डायरेक्ट अपना कॉल कर लेगा। फिर A2 आप वापस A1 से बात कर लेगा, या आपस में बात कर सकते हैं, इनको जरूरत नहीं है किसी भी और की, ठीक है। सो दिस इज व्हाट A2A प्रोटोकॉल इज। मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि डिप्लॉयमेंट में काफी हेल्पफुल होता है। ऐसे मैंने एक अभी ट्विटर पे एक, सॉरी नॉट ट्विटर, एक्स पे मैंने एक पोस्ट देखा था, जहां पे लोग एजेंटिक नेम को सेल कर रहे हैं। वो एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं। सो व्हाट दे आर, इनका उनका जो सेलिंग प्रोपोजिशन है वो क्या है, कि पहले आप जो डोमेन थे, डोमेन होता था वो खरीदते थे किसी वेबसाइट के लिए। अब आप डोमेन मत खरीदो, अब आप खरीदो एजेंट नेम। आपके एजेंट्स के लिए आप एजेंट नेम खरीदो, जो कि वो यूज तो यही ले रहे हैं A2A प्रोटोकॉल, बट उन्होंने एक इकोसिस्टम बना दिया है, ठीक है। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द कंपनी, बट वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आपका काम आता है डिप्लॉयमेंट में भी। और नॉट ओनली दिस, डिप्लॉयमेंट कम्स विद डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस टू, कि आपको इनको कहाँ डिप्लॉय करना है। क्या आपको K8 क्लस्टर्स में करना है, या फिर कंटेनर एप्स आपके लिए काफी है, या फिर सर्वरलेस बनाना है, इसको क्या बनाना है, मतलब बहुत सी चीजें होती है। तो वो भी आपका डिसीजन कौन लेता है, एजेंटिक एआई डेवलपर्स ही ले रहे हैं, ठीक है। देन बात आती है प्रोडक्शन ऑब्जर्वेबिलिटी। ऑब्जर्वेबिलिटी इज अनदर थिंग जो एजेंट्स में या फिर LLM सॉल्यूशंस में बहुत जरूरी है। क्यों? देखो, एक LLM जब भी एक आउटपुट जनरेट कर रहा है, या फिर एक एजेंट जब भी एक आउटपुट जनरेट कर रहा है, दोनों मतलब सेम ही चीज है, एजेंट के अंदर LLMs ही होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बताया था डायग्राम में कि LLM इज द लोएस्ट लेयर, उसके ऊपर फिर एजेंट, फिर उसके ऊपर वर्कफ्लो वगैरह, ठीक है। तो जब आपका एजेंट एक आउटपुट जनरेट कर रहा है, तो उसको आप ट्रेस कैसे करोगे कि उस एजेंट ने क्या किया, ठीक है। तो इसके लिए भी मल्टीपल सोल्यूशन होते हैं, मॉनिटरिंग सोल्यूशन बहुत सारे, ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए बहुत सारे सोल्यूशन है। जैसे कि एक सोल्यूशन है लैंगफ्यूज, ठीक है। जैसे लैंगफ्यूज है, वैसे ओटेल भी है। ओटेल स्टैंड्स फॉर ओपन टेलीमेट्री, ठीक है। तो जैसे लैंगफ्यूज है, लैंगफ्यूज क्या करता है, लैंगफ्यूज बेसिकली आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करो इसको आपके वर्कफ्लो से, ये आपके वर्कफ्लो का पूरा ट्रैक रखेगा कि कब किस एजेंट को कॉल किया गया, उस एजेंट ने किस टूल को कॉल किया, उस टूल में रिस्पॉन्स क्या आया, अगर वो टूल में एरर आया तो क्या आया, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ओटेल आप इसको भी कर सकते हो, मतलब लैंग्वेज प्लस ओटेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब काम आपका, ये सब आपकी नीड है। जब आप प्रोडक्शन में जाते हो तो आप एक एक लॉग्स नहीं देखने वाले बैठ के वहां पे, तो आपको ऑब्जर्वेबिलिटी इंटीग्रेशन की नीड होती है, ठीक है। सो ये भी किसका काम है, ये भी आपके एजेंटिक एआई डेवलपर का काम है, ठीक है। देन फेलियर हैंडलिंग एंड रीट्राइज, ठीक है। तो ये तो आपका मतलब फेलियर हैंडलिंग तो हर जगह ही यूज आता है। फेलियर हैंडलिंग तो आपका हर जगह यूज आता है। क्यों? क्योंकि आप जब भी एक सिस्टम बनाते हो तो वो सिस्टम शुड बी केपेबल टू रीट्राई। इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि उसने कुछ प्रोसेस किया, वो फट गया, उसके बाद वो रिट्राई नहीं कर रहा, बस वो फट गया है, ठीक है। देयर आर सर्टेन टर्म्स नोन एज एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ, ठीक है। DLQ क्या होती है, डेड लेटर क्यू होती है, कि अगर मान लो एक एजेंट फटा, ठीक है। ये तो मतलब एक बेसिक सिस्टम डिजाइन कंसेप्ट है, ठीक है। मान लो आपका एक एजेंट फटा, वो एजेंट फटने के बाद उसको आपने रिट्राई कराया, आपने एक्सपोनेंशियली रिट्राई कराया, लेकिन आप कब तक रिट्राई कराते रहोगे? क्या पूरी जिंदगी रिट्राई कराते रहोगे? नहीं ना। तो आफ्टर सर्टेन टाइम आपने उसको DLQ में पुश कर दिया, फिर DLQ को आप हैंडल कर सकते हो कि आपने DLQ में देख लिया कि ओके ये एजेंट फटा या फिर ये प्रोसेस फटा, फिर उसको आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत से कंसेप्ट है। तो ये सब कौन डिसीजन मेकिंग करता है, ये भी एक आपका एजेंटिक एआई डेवलपर ही मेंटेन कर रहा है। सो आई गेस आपको ये आइडिया हो गया होगा कि मैं क्यों एजेंटिक एआई डेवलपर को सोल्यूशन आर्किटेक्ट या फिर आर्किटेक्ट्स फॉर एजेंट्स बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जितनी भी चीज हमने अभी डिस्कस करी ना, ये आपका वाइब कोडर नहीं करता। वाइब कोडर सीधा जाके बस वहां पे प्रॉम्प्ट लिखता है कि मेरे को भाई बिल्ड GTA 6। मैंने लिटरली एक प्रॉम्प्ट देखा था, नॉट प्रॉम्प्ट, एक पोस्ट देखा था एक्स पे, जहाँ पे एक बंदे ने क्या किया, बस वहां लिख दिया कि बिल्ड GTA 6, एंड उसके ऊपर लिख रखा था दिस इज द एंड, एग्जैक्टली दिस इज द एंड। नाउ पीपल आर डूइंग दिस ओनली, ठीक है। तो मैंने भी अपने कंपनी में और दूसरी दोस्तों की कंपनी में भी ये चीज नोटिस करी है कि जितने भी न्यू कमर्स आ रहे हैं ना,
उनको लगता है कि सिर्फ वाइब कोडिंग ही करनी है, बट नहीं, वाइब माना अब आपको स्क्रैच से सब कुछ नहीं लिखना, लेकिन स्टिल इट इज नॉट कंप्लीटली ऑटोमेटेड, या फिर आपको पूरा बैठ के ये नहीं करना कि क्लाउड को दे दिया और क्लाउड ने सारा काम कर दिया, नहीं। आपको आपका सिस्टम डिजाइन करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी सर्विस कैसे ही बनानी है, कैसे एजेंटिक सिस्टम डिजाइन बनाने हैं। ते हैं नो कोड और वाइब बिल्डर्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वाइब कोडर्स खराब है, नो, डेफिनेटली नॉट। जो ये जो फ्लो वाइज है, ये N8N है, ये बनाते हैं आपके एजेंटिक एआई डेवलपर्स, क्योंकि इसके अंडर भी एक LLM ही है। लेकिन अब इनको यूज लेके जो सॉल्यूशंस बना रहे हैं, उनको हम कहते हैं नो कोड या फिर वाइब बिल्डर्स। देखो, नो कोड या लो कोड पहले भी था, पावर प्लेटफॉर्म्स थे, पावर टूल्स थे माइक्रोसॉफ्ट के, जो कि आपको वर्कफ्लोज या ऑटोमेटिव वर्कफ्लोज बनाने में हेल्प करते थे, जैसे कि और यूआई पाथ हो गया, आपका पैगा हो गया, आपका सेल्सफोर्स टाइप, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आपको ऑटोमेटिव करने के, मतलब ऑटोमेशन में यूज आते हैं, ठीक है। तो ये जो इन सबको जो भी यूज कर रहे हैं ना, वो हो गए आपके वाइब बिल्डर्स, ठीक है, जिनके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एंड दे जस्ट क्विकली वांट अ सॉल्यूशन। बट अगेन देयर इज अ कैच, वाइब कोड करके आप प्रोडक्शन ग्रेड ऐप नहीं बना सकते, ठीक है। ये एक आपका एक अच्छा MVP हो सकता है, ठीक है, बट अगर आप मान लो सिर्फ वाइब कोड कर रहे हो और आपको नॉलेज ही नहीं है इन सब चीज़ों की, तो आपका कभी भी एक एजेंटिक सोल्यूशन तो अच्छा नहीं बन सकता। हो सकता है कि आप नॉर्मल सोल्यूशन अच्छा बना लो, लेकिन एक एजेंटिक सोल्यूशन तो कभी भी आपका अच्छा नहीं बन सकता अनटिल अनलेस यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ इट। बट अगेन आई वुड से दिस इज ऑल्सो अ गुड फील्ड, अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सो देर आर लाइक N8N, रेप्लिट एजेंट्स, फ्लो वाइज। N8N अगर आप N8N देखोगे तो इट्स सो गुड प्लेटफॉर्म। मैं अगर मान लो एक वर्कफ्लो को बनाने में खुद से कोड कर रहा हूँ, एजेंट्स बना रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट उनको सीक्वेंशली मैनेज कर रहा हूँ, या उनका सिस्टम डिजाइन बना रहे हो, या आप सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप से कर सकते हो N8N में। कुछ करने की जरूरत नहीं है, MCP लगाना है, ड्रैग ड्रॉप किया, वहां पे MCP लग जाएगा, ठीक है। सो इट्स अ गुड सोल्यूशन। अगर आपको फास्ट मूविंग सोल्यूशन चाहिए तो आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप एजेंटिक डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो आपको ये सब पता होना जरूरी है, या फिर आपको एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए कि आपका सोल्यूशन कैसा दिखने वाला है, ठीक है। सो आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि आजकल जो है वो कैसे कैसे डेवलपर्स हैं, ठीक है। कौन कौन से AI डेवलपर्स हैं, कौन कौन से आपके एजेंटिक AI डेवलपर्स हैं, कौन से वाइब कोडर्स हैं, ठीक है। मैं इसको अब समराइज करता हूँ क्विकली। तो हमने अभी क्या देखा कि आपका जो कोर है वो क्या कर रहे हैं, कोर AI डेवलपर्स क्या कर रहे हैं, वो बना रहे हैं LLMs, ठीक है। मैं बहुत लेमन टर्म्स में इसको समझा रहा हूँ अभी। इन LLMs को यूज लेके जो कि एक सोल्यूशन बना रहा है, वो कौन कर रहा है, एजेंटिक डेवलपर्स, एजेंटिक AI डेवलपर्स, ठीक है। और एजेंटिक AI डेवलपर जो सोल्यूशन बना रहे हैं, उनको जो यूज कर रहा है, ठीक है, उनको जो यूज कर रहा है वो है आपके वाइब कोडर्स, ठीक है। ये वाइब कोडर्स भी सर्टेन सोल्यूशन बना रहे हैं जो कि आपका एंड यूजर यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ मैं बोलूंगा फूड चेन, मान लो काइंड ऑफ अ फूड चेन है कि जो कोर बना रहा है वो जो कोर बना रहे हैं उसको एजेंटिक वाले कंज्यूम कर रहे हैं, जो एजेंटिक बना रहे हैं उसको वाइब कोडर्स कंज्यूम कर रहे हैं। अगर इसका मैं बहुत सो मैं अगर सो मैं अगर इसको और भी बेसिक तरीके से बताऊं, एक लाइव एग्जांपल लेके, तो देखो बहुत बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसके बाद आपको। क्या, देखो किसी ने क्लॉड बनाया है, ठीक है। क्लॉड ने अभी रिसेंटली क्लॉड का एक नया अपडेट आया है जिसमें उन्होंने क्लॉड डिजाइन बनाया है, ठीक है। और क्लाउड डिजाइन को कोई ना कोई यूज करेगा, एक यूजर यूज करेगा, ठीक है। तो क्लॉड जिसने बनाया है वो आपके हो गए कोर AI डेवलपर्स। जो जिसने क्लॉड डिजाइन बनाया है वो आपके हो गए एजेंटिक AI डेवलपर्स। मैं क्लॉड डिजाइन बना सकता हूँ, ठीक है। क्लॉड डिजाइन आप खुद का एक क्लॉड डिजाइन बना सकते हो, हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि खुद का क्लॉड डिजाइन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो क्लॉड डिजाइन मे कंटेन लॉट्स ऑफ अदर फीचर्स, बट एक लेमन से अगर मैं बात करूं तो हम बना सकते हैं। तो जिसने क्लॉड डिजाइन बनाया है अंडर द हुड वो LLM यूज कर रहे हैं, जिसने क्लॉड बनाया था। तो एजेंटिक AI डेवलपर्स ने क्लॉड डिजाइन बनाया। अब जो क्लॉड डिजाइन को यूज लेके डिजाइन बनाएंगे उनको हम कहेंगे वाइब कोडर्स या फिर वाइब डिजाइनर्स, ठीक है। सो
आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। हम इस चैनल में काफ़ी ज़्यादा बात करेंगे एआई के बारे में, जनरेटिव एआई के बारे में, और अगर आपको लिटरली सीखना है कि एआई या जन एआई में काम कैसे करते हैं, सो डू फॉलो दिस चैनल, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।